हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था। हमने फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, conservation of linear momentum। क्या है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इफ net external force acting on an object is zero, then its linear momentum is conserved या कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ से है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है, इफ एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी का मतलब है एक्सटर्नल, अगर ये जीरो है दैट मीन्स डी पी बाई डी टी जीरो है, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है। और डिफ्रेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो दैट मीन्स जो वेक्टर पी है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, वो कांस्टेंट है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम डिराइव करेंगे ये लॉ, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। डेरिवेशन यूजिंग थर्ड लॉ। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं ए और बी, और इनिशियली उनकी स्पीड है वी ए और इसकी स्पीड है वी बी, एंड फिर लेट दे कोलाइड विथ ईच अदर और दे आर इन इंटरेक्शन फॉर ए टाइम डेल्टा टी। ए बी कोलाइड करती हैं और डेल्टा टी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और फिर वापस अलग अलग होगी। ए बी, इसका स्पीड है वी ए प्राइम और इसका है वी बी प्राइम। लेट इसके मोमेंटम है पी ए प्राइम, इसका मोमेंटम है पी बी प्राइम, और बिफोर कोलिजन, यहाँ कोलिजन हुआ है, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम है वेक्टर पी ए और इसका मोमेंटम है वेक्टर पी बी। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू ऑब्जेक्ट्स A and B collide with each other, and interact for time delta t, हम मान लेते हैं कि एफ ए बी है फोर्स ऑन ए बाई बी एंड एफ बी ए है फोर्स ऑन बी बाय ए। एफ ए बी force on A
by B, FBA force on B by A. चेंज इन मोमेंटम ऑफ A क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, PA प्राइम माइनस PA, एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ B क्या होगा? PB प्राइम माइनस PB. चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ये हो जाएगा वेक्टर PA प्राइम माइनस वेक्टर PA, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ B, ये हो जाएगा वेक्टर PB प्राइम माइनस PB. ओके, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेक्टर FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर FBA. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. दोनों तरफ डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दो. वेक्टर FAB इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA इंटू डेल्टा T. और फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? आपने इम्पल्स पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स, यानी चेंज इन मोमेंटम. फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. वैसे भी F इक्वल टू DP बाई DT, तो DT इधर ले जाओ तो फोर्स इंटू टाइम क्या होगा? DP. DP क्या है? चेंज इन मोमेंटम. तो ये फोर्स ऑन A बाई B है, तो ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ A. और FBA क्या है? फोर्स ऑन B. फोर्स ऑन B, तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ B होगा. तो ये हो जाएगा PA प्राइम माइनस PA, और ये हो जाएगा माइनस साइन. FBA इंटू डेल्टा T क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ B. तो ये हो जाएगा PB प्राइम माइनस PB. इसको सॉल्व कर दो. PA प्राइम माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB प्राइम प्लस PB. तो आप PA और PB वाली टर्म एक तरफ और PA प्राइम PB प्राइम एक तरफ. तो यहाँ से क्या आएगा? PA प्राइम प्लस PB प्राइम इज इक्वल टू PA प्लस PB. और ये क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन. सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम इज कंजर्व्ड. अब हम इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं. रिकॉइल ऑफ ए गन. रिकॉइल ऑफ ए गन. जब भी एक गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो जो गन होती है वो पीछे की तरफ पुश करती है और बुलेट आगे जाती है. तो जो ये पीछे की तरफ पुश करती है इसको कहते हैं रिकॉइल. रिकॉइल. ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास है स्मॉल m, और एक गन है जिसका मास है कैपिटल M. लेट ए बुलेट ऑफ मास M is fired with a velocity v from a gun of mass capital M. From a gun of mass capital M. गन का मास क्या है? कैपिटल M.
तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है? 0, क्योंकि बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं फायर करने से पहले। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ गन इज, मैं इसको पी आई लिख देता हूं, तो वेक्टर पी आई क्या है? 0, क्योंकि फायरिंग से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर हैं। अपॉन फायरिंग गन विल रिक्वायर, अपॉन फायरिंग gun will recoil with a velocity वेक्टर v, कैपिटल V लिखा है मैंने यहां, स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी के लिए यूज किया था। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? सो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर फायरिंग, तो वेक्टर पी एफ ये क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मास m वेलोसिटी v, ये गन के लिए है, ये बुलेट के लिए है। ओके, अब इस पूरे केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो linear momentum should be conserved, that means pi should be equal to pf. Since no external force is acting, so vector pf equal to vector pi, so mv प्लस एम वी इक्वल टू पी आई क्या है? 0 वेक्टर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन क्या आ जाएगा? कैपिटल वी वेक्टर क्या आएगा? माइनस एम डिवाइड बाय स्मॉल एम, माइनस स्मॉल एम, ये इधर चला जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा, ये एम नीचे और ये वी, तो माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये आ जाएगा आपका velocity of recoil of gun, कैपिटल V वेक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन एस, और ये m बाई एम तो क्या है? स्केलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ कैपिटल V वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्मॉल v वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेक्टर V इज अपोजिट टू वेक्टर V, means velocity of recoil of gun is opposite to velocity of bullet. Okay, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, A 30 kilogram cell is flying at 48 meter per second. मैं इसके लिए पहले इरेज कर देता हूँ इसको और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, ए 30 kilogram shell is flying at 48 meter per second, at 48 meter per second. When it explode, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका एक पार्ट है 18 किलोग्राम का, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 किलोग्राम, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 किलोग्राम स्टोव्स।
ये 30 kg में से जब ये एक्सप्लोड हुआ तो एक पार्ट बना 18 किलोग्राम का और वो वहीं पे रुक गया, वो कहीं नहीं गया। वाइल द रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, और दूसरा पार्ट उड़कर दूर चला गया। वाइल द रिमेनिंग पार्ट flies on. Find the velocity of second part. तो सेकंड पार्ट की वेलोसिटी निकालिए। तो सॉल्यूशन, मास ऑफ सेल m 30 किलोग्राम एंड स्पीड ऑफ सेल इज 48 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू, राइट। और फाइनल मोमेंटम के लिए क्या होगा, m1 है 18 किलोग्राम, तो m2 क्या हो जाएगा, इसका दो पार्ट हुए हैं इसके, है ना, 30 किलोग्राम के, एक पार्ट 18 किलोग्राम का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 12 किलोग्राम। ये रेस्ट पर है, u1 0 है और इसकी स्पीड निकालनी है, u2 लिख देता हूं मैं उसको, वो कैलकुलेट करनी है। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन PI इक्वल टू PF। PI शेल का जो मोमेंटम होगा MU, ओके, MU, और इसका क्या होगा PF। आफ्टर एक्सप्लोजन दो कंपोनेंट है M1 M2, तो इसका हो गया M1 U1 प्लस इसका हो जाएगा M2 U2। तो M की वैल्यू 30, U की वैल्यू 48 इक्वल टू M1 18, U1 की वैल्यू 0 प्लस M2 12, U2 कैलकुलेट करना है। तो U2 आ गया 30 इंटू 48 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 18 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 कैंसिल होके 48 12 से कैंसिल हो गया, तो 30 इंटू 4 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, तो पहले मैं इस तरफ से इरेज करके न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट मैं रीड कर रहा हूं। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular, ये perpendicular है, ये जो है इसको perpendicular कहते हैं, perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is velocity of heavier fragment? ये क्या कहता है कि एक मास है, कैपिटल M लिख देता हूं मैं, 1 किलोग्राम, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट ये M1 इधर चला गया और एक पार्ट ये M2 इधर चला गया और एक पार्ट M3 कहाँ चला गया वो बाद में देखेंगे। और ये जो मासेस हैं M1 M2 और तीसरा पार्ट जो M3 है, उनका रेशो है 1:1:3। ओके, लेट 3 fragment have masses M1 M2 and M3 और रेशो दिया हुआ है M1:M2:M3 का 1:1:3। तो अगर हम M1 को M मान लें तो M2 भी क्या होगा, 1:1 का रेशो M1 M2 का, तो वो भी M होगा, और M3 क्या होगा 3 टाइम्स यानी 3M। और M1 प्लस M2 प्लस M3 टोटल क्या है 1 किलोग्राम।
मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ इधर से इसको। m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 1, तो m प्लस m प्लस 3m इक्वल टू 1। m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू m, m3 की 3m। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 3, 5m इक्वल टू 1, 5m इक्वल टू 1। तो m आ गया 1/5 यानी 0.2 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 आ गया 0.2 किलोग्राम, m2 भी कितना आ गया 0.2 किलोग्राम, और m3 क्या होगा 3m, इसका 3 गुना यानी 0.6 किलोग्राम। फिर कहता है द टू पीसेज ऑफ इक्वल मास, यानी ये m1 और m2 दोनों इक्वल है ना, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और दोनों की स्पीड, इसकी भी 30 है और इसकी भी 30 है। v1 इक्वल टू 30, v2 इक्वल टू 30। तो जो थर्ड फ्रैगमेंट है उसकी स्पीड निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वली स्प्लिट कर देता हूं, सो दैट ये एंगल भी 45 डिग्री बन जाए और ये एंगल भी 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 और ये वाला भी 45, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक फिर 45, टोटल 90। तो अब इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ। तो इसका मोमेंटम क्या होगा m2 v2, इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा m1 v1 cos 45 और इधर कंपोनेंट वर्टिकल आएगा m1 v1 sin 45। इसके कंपोनेंट इधर आएगा m2 v2 cos 45 और इसका डाउनवर्ड दूसरा कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करोगे नीचे की तरफ आएगा। आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो वो क्या आएगा m2 v2 sin 45। अब m1 और m2 इक्वल है, v1 और v2 भी इक्वल है, दोनों की वैल्यू 30 है, और ये sin 45। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाएंगे, m1 v1 sin 45 एंड m2 v2 sin 45 विल कैंसल आउट, ये कैंसल हो जाएंगे। तो नेट मोमेंटम इन दोनों मासेस की m1 m2 की किधर बची, x के अलोंग m1 v1 cos 45 प्लस m2 v2 cos 45। अब जब तक ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था, ये 1 किलोग्राम मास क्या है, रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी 0, तो मास इनटू वेलोसिटी भी क्या होता है 0, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है ना। बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम pi 0 है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए 0। तो y वाला तो कैंसल आउट हो रहा है, तो y के अलोंग तो है नहीं, x के अलोंग है। तो जो तीसरा फ्रैगमेंट है वो क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए m3 विद ए स्पीड v3 सच दैट इसका जो मोमेंटम होगा m3 v3 इन दोनों के इक्वल हो, सो दैट x के अलोंग भी नेट मोमेंटम क्या हो जाए 0, जितना इधर उतना ही उधर। ओके, सो pf should also be 0, और pf 0 कब होगा,
जब m3v3 इज इक्वल टू m1v1 cos 45 प्लस m2v2 cos 45। ओके, m3 की वैल्यू है 3m, m3 की वैल्यू क्या है 3m यानी 0.6, और v3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m3 की 3m ले ली मैंने, m की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में रख दूंगा यहां से, और v1 की वैल्यू है 30, cos 45 होता है 1/√2, और ये भी m2 की वैल्यू m, v2 की वैल्यू 30, cos 45 होता है 1/√2, m दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गई, तो v3 क्या हो जाएगा 30/√2 प्लस 30/√2, तो 30/√2 का ट्वाइस हो गया, और डिवाइड बाय ये 3 भी आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 10 और ये √2, तो 10√2, क्योंकि 2/√2 क्या होता है √2 होता है। √2 की चाहे तो आप वैल्यू रख दो, 1.414 होती है। वैसे बच्चों आपको √2 की वैल्यू याद रखनी चाहिए, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है 11th-12th में, ये होती है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.732, तो ये दोनों वैल्यूज आप याद रखना। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये वैल्यू आएगी 14.14 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ओके, तो इसके साथ ही हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के फोर्सेस इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, किस तरह के फोर्सेस लगेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पोजीशन पर कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब कैसे चेक करेंगे। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो हम फोर्सेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोई मास है, उसमें कोई मास दिया हुआ है, तो मास के ऊपर फोर्स क्या एक्ट करेगा? वेट, mg। उसका वेट होगा जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो उसमें वेट होगा mg के इक्वल एंड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे मान लीजिए यहां फ्लोर के ऊपर ये मास m है, तो इस पे mg डाउनवर्ड लगेगा। अगर ये इस तरह एक इंक्लाइंड प्लेन पर है मास m, तो भी mg इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। दूसरा, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इफ टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स n से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कैपिटल N से। तो जैसे यही ले लेते हैं हम, ये मास m है तो mg मास पर लग रहा है, ये मास है mg, तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर m रखा हुआ है, ये एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, n से लिखेंगे। तो वो क्या होगा? इसके अपोजिट इधर
सॉरी, ये मास m है, mg इसमें डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये जो n है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। नंबर 3, इफ टू ऑब्जेक्ट्स are in relative motion, जैसे मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर ये मास m स्पीड v से इस तरफ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, इसको इस तरह F से लिखेंगे और ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा, मोशन का अपोज करेगा। फोर्थ है, अगर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई स्प्रिंग है, अगर कोई स्प्रिंग है, नंबर 4 पे स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और ये यहां से आपने होल्ड किया हुआ है, तो ये जो है अभी इसको ना तो आपने खींचा हुआ है ना आपने ऐसे दबाया हुआ है, ना तो आपने कंप्रेस किया हुआ है इसको और ना ही एक्सटेंड किया हुआ है। तो जो ओरिजिनल लेंथ है ये है स्प्रिंग की, x = 0 लिखेंगे हम इसको कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अगर आप इसको खींच लेते हैं पीछे की तरफ, मान लीजिए आपने यहां तक खींच लिया इस पोजीशन तक, तो ये जो मीन पोजीशन से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसको मैंने x लिख दिया, तो इस x को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मीन पोजीशन से जितना आप बाहर की तरफ खींचोगे या फिर अंदर की तरफ, यानी कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे, दोनों ही केस में डिस्टेंस जो मेन पोजीशन से होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और क्या होगा, अगर आप इसको मान लीजिए इधर खींच लेते हैं बाहर की तरफ, तो ये वापस इधर जाएगा, और अगर आप इसको ऐसे दबा देते हैं, कंप्रेस करते हैं, जैसे ही छोड़ोगे ये वापस इधर आएगा। तो जैसे ही आप छोड़ रहे हो इधर आ रहा है अपने आप, इक्विलिब्रियम की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है अपने आप। एक्सटेंड किया हुआ छोड़ा इधर गया, कंप्रेस किया हुआ छोड़ा इधर गया। तो ये अपने आप तो नहीं जाएगा, कोई तो फोर्स है जो इसको वापस यहाँ मेन पोजीशन पर लेकर आ रहा है, यानी इसको रिस्टोर कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो वो जो फोर्स है उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जिस फोर्स की वजह से कंप्रेस या एक्सटेंड करने के बाद जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आता है। वो जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसके लिए उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो अगर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं स्प्रिंग है तो उस केस में रेस्टोरिंग फोर्स काउंट होगा आपके न्यूमेरिकल में। रेस्टोरिंग फोर्स F से लिख देता हूं मैं। यहां पर जो ये स्प्रिंग है इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है एक फैक्टर K, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यू आपको दी हुई होती है न्यूमेरिकल में। तो F की वैल्यू क्या होती है, -kx। रेस्टोरिंग फोर्स F = -kx। K स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, x है डिस्प्लेसमेंट। और माइनस साइन क्या बताता है कि अगर आपने x इधर किया है, मान लीजिए इसको एक्सटेंड किया है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और आपने इसको कंप्रेस किया है तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो यानी रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। आपने जब इसको एक्सटेंड किया आप फोर्स इधर लगा रहे हो,
लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, तभी इसको वापस मेन पोजीशन में लेके जाएगा। तो इसलिए माइनस साइन है। जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, यानी अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स है। तो ये ध्यान रखना, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना आपको डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स के लिए। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो स्प्रिंग के केस में ये होगा। फिफ्थ हो सकता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई थ्रेड, रोप, ओके। तो स्ट्रिंग होगा तो उस केस में जो फोर्स होगा वो होगा टेंशन। उसको कैपिटल टी से लिखेंगे, टेंशन को लिखेंगे कैपिटल टी से। मैं इसको टेंशन को पहले डिफाइन करता हूं, टेंशन को। तो टेंशन को कैसे डिफाइन करूंगा मैं? रेस्टोरिंग फोर्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। रेस्टोरिंग फोर्स in a string is called tension। इन पांचों में सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं पहचानने में, वो टेंशन वाले फोर्स को पहचानने में गलती करते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में गलती करते हैं। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझोगे तो आप गलती नहीं करोगे। ये कहता है रेस्टोरिंग फोर्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन की डायरेक्शन में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो डायरेक्शन को आपको यहां से आइडिया मिलेगा, इससे। रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो टेंशन की भी डायरेक्शन हम रेस्टोरिंग फोर्स के तरीके से निकालेंगे। जो अप्लाइड फोर्स होगा उससे अवे, अपोजिट पॉसिबल होगा तो अपोजिट, नहीं तो अवे। क्या मतलब है इसका, अभी मैं बताऊंगा आपको। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, यहां एक वॉल है, ये एक वॉल है, दीवार है, ये एक स्ट्रिंग है, ये इसका एक एंड है, दूसरा एंड यहां दीवार के साथ है। यहां आपने फोर्स लगाया F। ये क्या है आपका? अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है? टेंशन तो रेस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या होता है? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ओके। दूसरा, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, इस पे मैंने फोर्स लगाया इधर F1 और इधर लगाया F2। अब टेंशन क्या होगी? तो आपको टेंशन उन पॉइंट्स पे देखना है, टेंशन की डायरेक्शन जिन पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, और इस पॉइंट पर इधर होगी, ओके। अब ऐसे ही मान लीजिए एक ये कुछ इस तरह से है, यहां बीच में एक पुली है। ये जो पुली है ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। मतलब ये कि इस स्ट्रिंग के ऊपर ये पुली कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब है इस पुली का कोई भी फोर्स आपको कंसीडर नहीं करना इस स्ट्रिंग के ऊपर, ये ध्यान रखना, ओके। तो एक तो यहां लग रहा है मान लीजिए फोर्स F1 और एक यहां लग रहा है F2। तो इस पॉइंट पे टेंशन F2 के अपोजिट और इस पॉइंट पर इधर, ठीक। और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो जिन पर फोर्स लग रहा है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज सेम। जैसे ये दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, इस पे ये। तो इन दोनों के बीच में जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसमें थ्रू आउट द टेंशन की मैग्नीट्यूड सेम होगी T। ऐसे इसमें इसका तो फोर्स कंसीडर नहीं हो रहा क्योंकि ये मासलेस फ्रिक्शनलेस है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी टेंशन होगा स्ट्रिंग में सेम मैग्नीट्यूड का होगा, इसलिए हमने यहां भी T लिया है और यहां भी T लिया है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल से बता देता हूं मैं।
मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रिंग है A B C, ये स्ट्रिंग है। पॉइंट A पे मैं F1 फोर्स लगा रहा हूँ, B पे मैं इधर F2 लगा रहा हूँ और C पे मैं F3 लगा रहा हूँ। ये पॉइंट C है F3, यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ F3। तो मैंने अभी अभी बताया बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज सेम। तो एक तो ये दो पॉइंट हो गए, यहां फोर्स ये लग रहा है, यहां ये F2 लग रहा है। तो ए बी जो पार्ट होगा इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन ए से बी तक सेम होगी। तो पॉइंट ए पर इधर होगी डायरेक्शन टेंशन की और पॉइंट बी पर इधर होगी। ये T1 लिख दो। तो ए से बी तक मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन क्या है? T1। अब बी और सी में अलग फोर्सेस लग रहे हैं, F2 F3 लग रहे हैं। तो बी से सी तक जो लेंथ है स्ट्रिंग की, उसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन जो होगी वो थ्रू आउट बी से सी तक सेम होगी और वो कोई अलग वैल्यू होगी। वो मान लीजिए T2 है। तो पॉइंट बी से टेंशन इधर की तरफ होगी और पॉइंट सी पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी। तो इस पार्ट में T2 हो जाएगी। तो अलग अलग फोर्सेस के लिए जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन आप अलग अलग ले सकते हैं, इसमें T1 इसमें T2। लेकिन सेम स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट इट्स लेंथ T2 सेम रहेगी यहां से यहां तक, और इसमें ऐसे ही T1 सेम रहेगी। A से B तक मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T1 है। तो इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ टेंशन डिटरमाइन करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने जो 5 टाइप के फोर्सेस डिस्कस किए हैं इनमें सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे टेंशन वाले पार्ट में ही करते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी होगी आप उसमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप में सिर्फ। सबसे पहले जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है उसके डायग्राम में आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर फोर्स लग रहा है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। फिर ये जो पॉइंट्स पर जिन पे फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की डायरेक्शन ड्रॉ करना है। ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ईच पॉइंट। ड्रॉ डायरेक्शंस of forces acting at each point, and number 3, अब क्या करना है? ड्रॉ कर दी डायरेक्शन भी, अब न्यूटन्स लॉ यूज करो। यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है यहां पर शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये फोर्स F1 लिखा हुआ है मैंने, ये F1 है, F1 इस फोर्स को मैंने, तो प्लीज़ इसको आप F1 लिख लीजिए। ये शायद वीडियो में थोड़ा नीचे चला गया है। तो ये था हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in translational equilibrium if net एक्सटर्नल फोर्स लिखिए, बल्कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। ओके, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है और F3 मान लीजिए इधर लग रहा है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, यानी इसके केस में वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इन सभी का वेक्टर सम क्या आना चाहिए? 0। वेक्टर सम 0 आना चाहिए। और जब हम वेक्टर को डील करते हैं तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई कंपोनेंट के अलोंग। तो अगर हम एक्स वाई की बात करें, ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, तो जितना फोर्स y के अलोंग हो उतना ही माइनस वाई के अलोंग होना चाहिए, सो दैट y के अलोंग नेट फोर्स 0 हो। और इसी तरह से जितना x के अलोंग होगा उतना ही माइनस x के अलोंग होना चाहिए, सो दैट नेट फोर्स अलोंग x भी 0 हो। क्योंकि नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? उसका x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है और z कंपोनेंट भी 0 है। तो x कंपोनेंट कैसे 0 होगा? अगर x के अलोंग f है तो इधर माइनस f, इधर 2 न्यूटन है तो इधर -2, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड सेम, 2 न्यूटन, डायरेक्शन अपोजिट, इसकी इधर है, इसकी इधर है। तो यानी किसी भी एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये अगर इधर है डायरेक्शन पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव लेते हैं, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स 0। इसी तरह y के अलोंग भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए आपका। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप x और y एक्सिस के अलोंग जो भी फोर्सेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ, वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं पहले एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने ये न्यूमेरिकल लिख दिया है। ये 2 वॉल हैं, एक ये है एक ये, 2 दीवार हैं, एक ये दीवार है एक ये दीवार है, और यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, एक स्ट्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग ये लगा हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड टेंशन इन 2 स्ट्रिंग्स, इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। और यहाँ भी एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और उसके साथ एक मास को हैंग किया हुआ है 4 किलोग्राम, एक मास है 4 किलोग्राम का, उसको लटकाया हुआ है एक तीसरे स्ट्रिंग से। आपको इन 2 में निकालना है, फाइंड टेंशन इन 2 स्ट्रिंग, इन 2 में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो ये पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दूसरा ये पॉइंट है बी पर फोर्स कितना लग रहा है? बी पर फोर्स इस मास की वजह से लगेगा, और मास की वजह से क्या लगता है? mg, और g की वैल्यू आप यहां पर 9.8 लेंगे, क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ है तो g की वैल्यू क्या लेते हैं? 9.8। अगर लिखा होता टेक g इक्वल टू 10 तो आप 10 ले सकते थे। अब यहां पर फोर्स जो है एक तो इसकी वजह से लगेगा, ये मास नीचे हैंग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? यहां तो फिक्स है वॉल के साथ, तो इस तरफ होगी पॉइंट ए पर इस स्ट्रिंग में डायरेक्शन ऑफ टेंशन, इसको मैं T1 लिख देता हूं। इस स्ट्रिंग में डायरेक्शन ऑफ टेंशन इस तरफ हो जाएगी अवे फ्रॉम अप्लाइड फोर्स, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें मान लो T3 है, ये T3 है तो यहां भी T3, इसमें सेम होगी थ्रू आउट, T3 होगी मैग्नीट्यूड, इसमें T2 होगी और इसमें T1 होगी। तो यहां पर 2 हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी पर
ऊपर की तरफ T3 है और नीचे की तरफ mg। और ये मोशन में नहीं है, ये क्या है, पूरा सिस्टम मोशन में नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है इसका। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब फोर्स भी 0, F इक्वल टू एम ए 0 तो F भी 0, और फोर्स 0 हो तो क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी B पर नेट फोर्स 0 होगा। तो T3 इक्वल टू mg। ओके, m की वैल्यू 4 और g की वैल्यू 9.8। तो पॉइंट बी ए पर क्या है, T1 है T2 है। मैं पॉइंट ए पर क्या करता हूं, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 60 डिग्री। ये वाला ये एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो मैं T2 को रिजॉल्व करता हूं, इधर हो गया T2 cos 60 और फिर दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा T2 sin 60। ये हो गया T2 sin 60, ये T2 cos 60। तो T2 sin 60 इक्वल टू T3 एंड T2 cos 60 इक्वल टू T1, तभी ए पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा। पॉइंट ए पर नेट फोर्स 0 कब होगा, ये T3 को बैलेंस करे और ये T1 को बैलेंस करे। ओके, तो हम लिख देते हैं T2 sin 60 इक्वल टू T3। अब T3 तो आपका mg के इक्वल है, तो T2 sin 60 इक्वल टू mg और T2 cos 60 इज इक्वल टू T1। तो मैं यहाँ से पहले T2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, mg बाय साइन 60, 4 इंटू 9.8, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। तो √3 की मैं वैल्यू रख देता हूँ 1.732 डिवाइड बाई 2। तो 1.732 डिवाइड बाई 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपका आएगा 8 इंटू 9.8 एंड इसको डिवाइड करना है 1.732 से, 45.26 न्यूटन, 45.26 न्यूटन। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2, तो इक्वेशन 2 से आपका T1 क्या है, T2 cos 60। तो T2 की वैल्यू है 45.26 और cos 60 1/2 होता है, तो इसको हाफ कर दो, ये हो जाएगा 22.63 न्यूटन। टेंशन फोर्स है तो यूनिट न्यूटन ही होगी। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आपको ये इसमें निकालना था T2 आ गया और इसमें निकालना था T1 आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के। तब तक आज हमने जो किया आप उसको रिवाइज कीजिए।